Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 6 of research aptitude. The topics that we would be covering are basic concepts used in experimental research and informal experimental research designs. इसको मैं एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, although this much is not required for NET examination. ठीक है, जितना डिटेल में मैं आपको विद एग्जांपल्स पढ़ा रही हूँ उतना डिटेल में नेट के एग्ज़ाम में आने का कोई चांस नहीं है. बहुत ही ओवर्ट लेवल से ज़्यादा जो इनफॉर्मल ग्रुप डिज़ाइंस के नाम दिए जाएंगे उनके नाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो आ जाए, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा एग्ज़ाम में. बट स्टिल मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि खाली डेफिनेशन से इस चीज़ को समझना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है. सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे वरना हमें एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आएंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी बिट डिफ़िकल्ट. ध्यान से सबसे पहले हम दो वर्ड समझते हैं, रैंडम सिलेक्शन एंड रैंडम असाइनमेंट. इनका क्या मतलब होता है देखिए. रैंडम सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से अपने सैम्पल को सेलेक्ट कर रहे हैं, और रैंडमली सेलेक्ट करने का मतलब है कि हमने कोई सिस्टमैटिक स्कीम अडॉप्ट नहीं करी है. लेट्स से आई हैव 100 स्टूडेंट्स इन माय क्लास और मुझे जो है सैम्पल में 10 बच्चे लेने हैं केवल, तो मैंने रैंडमली कोई भी 10 स्टूडेंट्स आँख बंद करके उठा लिए, तो ये हुआ रैंडम सिलेक्शन. जब मैंने किसी क्राइटेरिया, किसी बेसिस, किसी आधार पे स्टूडेंट्स को पिक नहीं किया, रैंडमली मेरा जिसको मनाया बस मैंने ऐसे ही पिक कर लिया. ठीक है, सो बेसिकली रैंडम सिलेक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, सैम्पलिंग से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ और, दिस इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू एक्सटर्नल वैलिडिटी या जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स. क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा सैम्पल होता है रिजल्ट के एक्यूरेट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं. लेट्स से आई हैव अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स और मैं उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कोई टेस्ट कर रही हूँ, तो 100 में से अगर मैं केवल 2 बच्चे सैम्पल में लूँगी ना, तो क्या वो 2 बच्चे पूरे 100 बच्चों की क्लास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं, बहुत कम चांस है. 10 बच्चे ले रही हूँ तो मेरा सैम्पल जो है वो एवरेज है. ठीक है, लेकिन अगर मैं 20 बच्चे ले लूँ तो एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे रिजल्ट्स के. और अगर मैं 50 बच्चे सैंपल में डाल लूँ, यानी कि मैंने आधी क्लास को ही सैंपल में डाल दिया, तो 80-90% चांस होगा कि मेरा जो रिजल्ट निकल के आए सैंपल पे इन्वेस्टिगेशन करने के थ्रू, ठीक है, वो एक्यूरेट हो मेरी पूरी क्लास के लिए. सो पूरी क्लास के ऊपर जो है एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी उस रिजल्ट की. सो बेसिकली हम पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग किस तरीके से करते हैं, कितना बड़ा हमारा सैम्पल साइज़ है, वो सैम्पल जो हमने लिया है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो पाएंगे या नहीं अप्लाई हो पाएंगे. ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी से ही रिलेटेड है जनरलाइजेशन वर्ड और एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ही यही होता है कि एप्लीकेबिलिटी कितने बड़े स्केल पर करी जा सकती है, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल है या नहीं है. तो ये चीज़ रिलेटेड रहेगी रैंडम सिलेक्शन से कि आप जो है सैम्पल को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, क्या साइज चूज़ करते हैं सैम्पल का. Next is random assignment. Now random assignment is related to design, research design. पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, इस एग्जाम्पल को आगे याद रखिएगा. Let's say there is a new medicine which a scientist has discovered. एक नई मेडिसिन बनाई है उन्होंने और वो चेक करना चाहते हैं कि क्या इस मेडिसिन से लोगों की कोई भी डिसीज़, लेट्स से डायबिटीज़ या बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं सॉल्व हो सकती है. सो ऐसे केसेस में यूजुअली 2 ग्रुप्स में लोगों को बांटा जाता है. लेट्स से मैंने फ़िलहाल जो है 10 लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करना है, तो 10 लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप में डालूंगी और 10 और लोगों को मैं डालूंगी कंट्रोल ग्रुप में. ठीक है, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब है वो ग्रुप जिसमें पार्टिसिपेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, यानी कि उनको नई मेडिसिन दे के देखा जाएगा कि उससे उनकी बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं. और कंट्रोल ग्रुप वो पार्टिसिपेंट्स जिनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, उनको कोई नया ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा.
सिंपल सी बात है, उनका पहले से ही जो ट्रीटमेंट चल रहा था स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, या तो उन्हें वही देते रहेंगे और हो सकता है उन्हें कोई ट्रीटमेंट दे ही नहीं। सो कंट्रोल ग्रुप वो है जिसको एज इट इज रखा जाएगा, जिसको स्टैटिक रखा जाएगा, जिसको कोई नया ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो मैंने टोटल 20 लोग लिए, 20 में से 2 ग्रुप बनाए 10-10 के। 10 लोग मेरे कंट्रोल ग्रुप में हैं जिनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, एज इट इज उनको रखा जाएगा, ठीक है। और 10 लोग डाले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिनको नई कंडीशन में डाला जाएगा, यानी कि उनको नई मेडिसिन दी जाएगी, नया ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब रैंडम असाइनमेंट से मतलब ये है कि मैं किस व्यक्ति को, किस पर्सन को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल रही हूँ और किसको कंट्रोल ग्रुप में डाल रही हूँ। तो रैंडम असाइनमेंट का मतलब है कि अगर मैंने 20 लोग लिए थे सैंपल में, तो उस 20 में से मैं सिंपली आंखें बंद करके किसी को भी मैंने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया, किसी को भी कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया। आई डिड नॉट चूज, मैंने चूज नहीं किया कि हाँ भाई ये पर्सन को मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालूंगी, इसको कंट्रोल ग्रुप में डालूंगी। लेट्स से देयर इज अ पर्सन जिसकी इम्यूनिटी बहुत हाई है, ठीक है, उसको मैंने डाल दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जानबूझ के, ताकि मेडिसिन का सही इफेक्ट दिख सके। भाई एक इंसान है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत हाई है, तो किसी भी बीमारी को ठीक होने में कम समय लगेगा उस व्यक्ति पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे इंसान को जानबूझ के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया ताकि मेडिसिन उस पर जो है जल्दी इफेक्ट दिखाए और मेरी मेडिसिन जो है कामयाब हो जाए। तो ये गलत होगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट वही कहलाएगा जिसमें हम रैंडमली असाइन करें, रैंडमली लोगों को एलोकेट करें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में। हम चूज नहीं करें, हम सेलेक्ट नहीं करें। मेरे पास सिंपली 20 लोग थे, मैंने आंख बंद करके किसी को भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला जिनको मेडिसिन दी जाएगी, और किसी को भी कंट्रोल ग्रुप में डाला जिनको मेडिसिन नहीं दी जाएगी। और फिर जो है बाद में हम रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं कि क्या मेडिसिन जिन लोगों को दी गई है उनकी डिसीज ज़्यादा जल्दी ठीक हुई है एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप के लोग जिनको कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी, या फिर जिनको पुराना ही ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई नई मेडिसिन नहीं दी गई थी। सो रैंडम असाइनमेंट का मतलब है आप किस तरीके से लोगों को एलोकेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स में। अच्छा, अब ये देखिए इसका लेना देना किससे है, इंटरनल वैलिडिटी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता चलेगा बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई मैंने जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लोगों को डाला, उनको मेडिसिन दी, नाउ आई वांट टू चेक कि क्या उस मेडिसिन से लोगों की बीमारी जल्दी ठीक हुई है, और कंट्रोल ग्रुप के लोगों को मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ कि क्या दवाई ही कारण है लोगों के ठीक होने का, या लोग अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस में किसी को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है और किसी को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। एसिम्प्टोटिक केसेस होते हैं, लोग अपने आप भी रिकवर कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग। और जिनको कोई बीमारी है पहले से, ऐसे लोगों को ठीक होने में दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है। सो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से एक इंसान को डायबिटीज़ थी, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला गया, उसको मेडिसिन दी गई, तब जाके उसकी डायबिटीज़ कम हुई है। तो यानी कि मेडिसिन वो कारण है जिसकी वजह से उसकी डायबिटीज़ कम हुई है। यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारे सब्जेक्ट्स को रैंडमली एलोकेट करें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में। सोच समझ के अगर हम ये काम करेंगे कि हमने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले इंसान को जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला, तो उसके रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई 100% दवाई का ही रोल था और दवाई की वजह से ही इंसान ठीक हुआ है। भाई उस चीज़ में तो उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी काम आ गई ना। लेकिन अगर हम रैंडमली एलोकेट करेंगे तो क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, कुछ ऐसे भी आएंगे जिनकी लो इम्यूनिटी होगी। तब जो है अगर हर तरीके का व्यक्ति ठीक हो गया, लो इम्यूनिटी वाले भी ठीक हो गए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले भी ठीक हो गए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई में हमारी मेडिसिन की वजह से लोग ठीक हो रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप के लोगों से ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट जितना सही होता है उतना ही ज़्यादा इंटरनल वैलिडिटी होती है। तो ये इंटरनल वैलिडिटी रिलेटेड है रैंडम असाइनमेंट से। रैंडम सिलेक्शन एक्सटर्नल वैलिडिटी से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो हो सके तो उसमें रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट दोनों ही डालने चाहिए हैं। सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन में से हमें सैंपल रैंडमली सेलेक्ट करना चाहिए है और उस सैंपल में से लोगों को रैंडमली एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डालना चाहिए है। कोई सिस्टमैटिक ऑर्डरली प्लान या पर्पसिव प्लान नहीं होना चाहिए हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड मास्किंग और ब्लाइंडिंग। ठीक है, मास्किंग और ब्लाइंडिंग का मतलब होता है छुपाना। डू नॉट टेल द पीपल दैट यू आर बीइंग ट्रीटेड। आपने लोगों को उसमें डाला, ट्रीटमेंट ग्रुप में डाला, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला मतलब, और उनको बताया कि भाई आपको तो ये नई मेडिसिन दी जा रही है,
अब क्या होता है, जब हमारे को पता होता है ना कि हमको कोई मेडिसिन दी जा रही है, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है, और हमारा माइंड हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो हमारे माइंड में ये इफेक्ट आ जाता है कि हाँ भाई वी आर गेटिंग द न्यू मेडिसिन, तो अब हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है मेडिसिन ने इफेक्ट नहीं किया, वो तो हमारे ब्रेन की एक पॉजिटिव थिंकिंग थी जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ गया। लेट्स से स्ट्रेस का केस ले लो, कोई पर्सन डॉक्टर के पास गया कि भाई मुझे तो स्ट्रेस का इशू रहता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने उसको मल्टीविटामिन की टैबलेट दी और उसको बोला भैया मैं तुम्हें स्ट्रेस की दवाई दे रहा हूँ। ठीक है, एक हफ्ते में उसका स्ट्रेस गायब हो गया, जबकि उसको स्ट्रेस की तो दवाई दी नहीं थी, मल्टीविटामिन की दवाई दी थी। वो ठीक कैसे हो गया? माइंड का इफेक्ट, उसके दिमाग में ये आ गया मुझे दवाई दी जा रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिसिन मल्टीविटामिन जो है वो तो नॉर्मल विटामिन की टैबलेट थी, देखा जाए तो वो बंदा खुद ही रिकवर हो गया, खुद ही उसकी स्ट्रेस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जब एक्चुअल में उस इंसान को मेडिसिन दी नहीं गई है, सिर्फ बताया गया है कि तुम्हें मेडिसिन दी है, और वो ठीक हो जाता है क्योंकि उसकी अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग थी और उसके माइंड ने एक पॉजिटिव ट्रीटमेंट दिया, उसकी बॉडी को पॉजिटिव वाइब्स भेजी। ठीक है, तो होगा क्या, अब अगर लेट्स से मैंने किसी इंसान को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला और मैंने उसको बताया कि तुम्हें नया ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसके माइंड में ये पॉजिटिव फीलिंग आ गई कि आई एम गेटिंग द न्यू मेडिसिन, आई विल बी ऑल राइट, तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो है कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप मेडिसिन में और उस व्यक्ति के ठीक होने में नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए मास्किंग या ब्लाइंडिंग बताओ मत। जब आप सैंपल को एलोकेट कर रहे हो तो उसको बताओ मत कि तुमको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला है या तुमको कंट्रोल ग्रुप में डाला है, तुमको नया ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि तुमको पुराना ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेट इट बी न्यूट्रल, डू नॉट टेल देम, उनको बताइए मत, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता होती है तो हमारा माइंड जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स उसके अकॉर्डिंग भेज सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है ट्रीटमेंट का असर उतना ज़्यादा नहीं हो जितना ज़्यादा उन पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स का था। तो एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे, उस केस में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए लोगों को बताओ मत कि उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला जा रहा है या कंट्रोल ग्रुप में, नई मेडिसिन दी जा रही है या पुरानी मेडिसिन दी जा रही है, या हो सकता है कोई मेडिसिन दे ही नहीं रहे थे, हम तो केवल मल्टीविटामिन की टैबलेट दे रहे थे। डबल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी का मतलब है किसी को भी मत बताइए, यानी कि रिसर्चर को भी नहीं पता हो कि उसके सैंपल के कौन से पर्सन को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला गया, कौन से को कंट्रोल ग्रुप में डाला गया। देखो, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को रैंडम रखेंगे, ठीक है, और जितना कम हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव और सही रिजल्ट्स आने के चांसेस होंगे, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी हमारी स्टडी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नाउ कंट्रोल ग्रुप्स इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि हमें दो तरीके के ग्रुप्स बनाने हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप में जो लोग होते हैं उनको नया ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कह सकते हैं कि किसी नई कंडीशन में डाल के देखा जाता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट का मतलब केवल दवाई से नहीं है, मैं बार बार समझा रही हूँ, ट्रीटमेंट इज़ अ वर्ड जो यूज़ किया जाता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन नहीं है। इसीलिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ पहले आपको। लेट्स से क्लास में जो है 100 स्टूडेंट्स हैं, क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया 50-50। 50 बच्चे पुरानी क्लास में पुराने टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे कंट्रोल ग्रुप वाले हैं। ठीक है, उनको वो पुराना जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, और उसमें से 50 बच्चों को निकाल के एक नई क्लास में बैठाया गया और नया टीचर उनके लिए बुलाया गया। प्रिंसिपल वांट्स टू चेक कि ये जो नया टीचर है ये कैसा पढ़ाता है, इसके पढ़ाने का इम्पैक्ट या इफेक्ट बच्चों पे क्या पड़ेगा। तो वो उन 50 बच्चों को क्या किया गया है, उन 50 बच्चों को एक नई कंडीशन में डाला गया है, नई टीचर से पढ़वाया गया है, तो यानी कि हम उनको नया ट्रीटमेंट दे रहे हैं। समझ में आया? ट्रीटमेंट का मतलब इज नॉट ओनली मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ न्यू कंडीशन दैट यू आर पुटिंग द सैंपल इन। आप सैंपल को किसी भी नई कंडीशन में डाल रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट कहलाता है। जो 50 बच्चों को आपने नए टीचर से पढ़वाया है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हिस्सा कहलाएंगे। एक्चुअल में आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप उनको नए टीचर से पढ़वा के देख रहे हो। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा कि कौन से दो ग्रुप्स होते हैं। अब वापस हम अपने मेडिसिन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। सो हम दो ग्रुप्स में बांट देते हैं, एक जिसको हम ट्रीटमेंट देंगे उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं या पुराना जैसे चल रहा था वैसे वही ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, वो कहलाएगा कंट्रोल ग्रुप। या फिर फेक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मल्टीविटामिन की टैबलेट दी और आदमी को बोला भाई तुम्हें स्ट्रेस की दवाई दी है, ऐसा भी होता है। ऐसा ये चेक करने के लिए होता है ताकि हमें पता लग सके कि वो व्यक्ति खुद से भी रिकवर कर सकता है, क्या मेडिसिन की ज़रूरत है भी कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव काउंसलिंग चाहिए होती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है, मेडिसिन चाहिए ही नहीं होती है।
तो इसीलिए कई बार प्लेसिबो इफेक्ट या फेक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं कंट्रोल ग्रुप को, सिर्फ ये जताने के लिए कि हाँ भाई दोनों ग्रुप को मेडिसिन दी गई है, एक ग्रुप को तो हमने एक्चुअल नई वाली मेडिसिन दी और दूसरे ग्रुप को मल्टीविटामिन की टैबलेट दे दी। जिसको मल्टीविटामिन की टैबलेट दे दी, फेक ट्रीटमेंट दिया, उसको कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। ऐसा हमने सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि हमने दोनों ग्रुप को मेडिसिन दी हैं। उनसे ये बात छुपी हुई थी कि कौन सा वाला व्यक्ति एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, कौन सा कंट्रोल ग्रुप में है, उनको नहीं बताया था। उनको यही लगना चाहिए कि हम सबको सेम ट्रीटमेंट मिला है। नेक्स्ट वी हैव कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब ये कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको किसी लास्ट लेक्चर में भी समझाया है। देखिए कंफाउंडिंग वेरिएबल इज द थर्ड वेरिएबल, कंफाउंडर या कंफाउंडिंग फैक्टर भी बोलते हैं इसको। ये थर्ड वेरिएबल है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है, और जिसकी वजह से कई बार स्प्यूरियस या फेक रिलेशनशिप्स हमारी समझ में आ जाते हैं जो कि एक्चुअल में होते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, लोगों ने आइसक्रीम ज़्यादा खानी स्टार्ट कर दी, आइसक्रीम की डिमांड और सेल बढ़ गई क्योंकि गर्मियों का मौसम है, धूप बढ़ गई है, इसलिए जो है आइसक्रीम की सेल बढ़ गई है। तो ये सिंपली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सनलाइट, धूप बढ़ गई है, डिपेंडेंट वेरिएबल आइसक्रीम की सेल और डिमांड, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब जो है एक थर्ड फैक्टर आ गया कंफाउंडिंग फैक्टर, सनबर्न, कि सनबर्न जो है लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड दैट इज़ वाई टू कीप देयर माउथ ठंडा दे आर ईटिंग आइसक्रीम, इसीलिए आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है। भाई सनबर्न किसकी वजह से हो रहा है, सनबर्न भी तो धूप की वजह से ही हो रहा है, ज़्यादा सनलाइट है, ज़्यादा गर्मी का मौसम है, इसीलिए लोगों को सनबर्न की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में सनलाइट ही इंडिपेंडेंट कॉज है दोनों चीज़ों का, सनबर्न का भी और आइसक्रीम सेल का भी। बट यहाँ पर हमको रिलेशनशिप, अगर हम को रिलेशन निकालेंगे तो हमको सनबर्न और जो हमारा आइसक्रीम की सेल है उसके बीच में भी को रिलेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई सनबर्न के केसेस बढ़ रहे हैं तभी आइसक्रीम की सेल भी बढ़ रही है, तो ऐसा रिलेशन भी निकल सकता है, को रिलेशन तो यहाँ पे भी बैठ जाएगा। हालांकि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट नहीं था, बट इस तरीके से क्या होता है कि हमको एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आएगी। एक रिसर्चर जो है वो एक्यूरेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस थर्ड फैक्टर। ये थर्ड फैक्टर बाकी के फैक्टर्स पर इम्पैक्ट डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, इस वजह से इस फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। कैसे हम इन थर्ड वेरिएबल्स को, थर्ड फैक्टर को कंट्रोल करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल कंट्रोल ग्रुप्स। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल कंट्रोल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। लेट्स से वही एक नई मेडिसिन बनी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, तो आपने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, जिसको आपने ये नई मेडिसिन दी, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। बाकी फिर हमने 2 कंट्रोल ग्रुप बनाए, कंट्रोल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 2। तो पहले वाले कंट्रोल ग्रुप को हमने प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीविटामिन की या शुगर की नॉर्मल कोई कैंडी दे दी पिल टाइप की, उनको बोला भैया तुमको मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके माइंड में इफेक्ट आ गया कि हाँ भाई हमें मेडिसिन मिल रही है। और कंट्रोल ग्रुप 2 को हमने क्या दिया, पहले से जो मेडिसिन चलती आ रही थी, पिल ऑलरेडी अप्रूव्ड, पहले से जो उनका ट्रीटमेंट चलता आ रहा था, पहले से जो मेडिसिन जो है ऑलरेडी मार्केट में थी, हमने वही मेडिसिन उनको दी, कोई नई मेडिसिन हमने नहीं दी। सो हमने यहाँ पर 2 कंट्रोल ग्रुप्स बनाए। सो कहने का मतलब ये है कई बार मल्टीपल फैक्टर्स को भी स्टडी करना होता है, इसलिए मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए या इफेक्ट देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंट्रोल ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे बनाए। अब होगा क्या, जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप 1, इन दोनों के रिजल्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नई मेडिसिन की वजह से लोगों की बीमारी ठीक हुई या नहीं हुई, और सिर्फ लोगों के माइंड पे हमने इफेक्ट किया कि हाँ भाई हम तुम्हें मेडिसिन दे रहे हैं, हमने मेडिसिन दी नहीं थी उनको, उस वजह से क्या लोग ठीक होना स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही कामयाब है, मेडिसिन की वजह से लोग ठीक हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम जो है ट्रीटमेंट ग्रुप यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप 2, इन दोनों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि नई वाली पिल ज़्यादा इफेक्टिव है या जो पुरानी पिल चलती आ रही थी वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इस तरीके से वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करना हो तो मल्टीपल कंट्रोल ग्रुप्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे, इन तीनों ग्रुप्स में कोई और डिफरेंस नहीं था, सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो था टाइप ऑफ पिल, कि कौन सी मेडिसिन किसको दी गई है।
इसके अलावा बाकी चीज़ें इन ग्रुप के मेंबर्स के बीच में सेम रखी गई थी। वो इसलिए ताकि जो भी रिजल्ट आए इन्वेस्टिगेशन का वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के कारण आए। भाई बाकी हमने सब चीज़ें सेम रखी, लेट्स से आप लोगों की डाइट चेंज कर दो, ट्रीटमेंट ग्रुप में, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में आप जो है बड़ी अच्छी जो है डाइट दे रहे हो, कंट्रोल ग्रुप में आप डाइट खराब दे रहे हो, तो फिर तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा कि बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, है ना। स्लीपिंग आवर्स का भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रखनी है ताकि जो भी इफेक्ट हमें दिखाई पड़े ह्यूमन बॉडी में या बीमारी के ठीक होने में, वो सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट माना जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पिल का, दवाई का इफेक्ट माना जाए। बाकी सारी कंडीशंस हमको सेम रखनी है तीनों ग्रुप्स में, तभी ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिफरेंस होगा ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप 1 में ये क्या दिखाएगा और ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप 2 के बीच में क्या दिखाएगा। नॉट जस्ट 2, आप मल्टीपल कंट्रोल ग्रुप्स, इससे ज़्यादा कंट्रोल ग्रुप्स भी आप ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नाउ द कंसेप्ट ऑफ रैंडमाइजेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस। हमने 2 शब्द पढ़े थे स्टार्टिंग में ही, रैंडम सिलेक्शन एंड रैंडम असाइनमेंट। उसका मतलब समझ के रखना, दिमाग में रखना, जब हम आगे जैसे जैसे स्टडी करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सो हमको रैंडमली ही जो है अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है और फिर रैंडमली ही उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में एलोकेट करना है। अब देखिए, हमें 2 मेन चॉइसेस करनी होती है जब हम अपने सब्जेक्ट्स को, यानी कि सैंपल में हमने जो लोग चुने थे वो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनको जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डाल रहे होंगे तो 2 तरीके हैं डालने के, या तो कंप्लीटली रैंडमाइज तरीके से डाला जाए या रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन तरीके से डाला जाए। अब ये कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन और रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तो सब चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाई है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना आ सकता है कि भाई रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, आंसर होगा रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में हम होमोजेनस ग्रुप्स बनाते हैं। बस अगर क्वेश्चन आता है तो वो इतना ओवर्ट लेवल का आएगा। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो देखिए, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन में एवरी सब्जेक्ट इज असाइन टू अ ट्रीटमेंट ग्रुप एट रैंडम। मेरे पास 20 लोग थे सैंपल में, 10 लोगों को मुझे डालना था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, 10 लोगों को मुझे डालना था कंट्रोल ग्रुप में। मैंने किसी को भी किसी में भी डाल दिया, मेरे लिए वो जो है 20 के 20 बराबर थे। मैंने आंख बंद करके या किसी भी तरीके से रैंडमली नंबर निकाल के 10 लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला, 10 लोगों को जो है कंट्रोल ग्रुप में डाला। कोई सिस्टमैटिक ऑर्डरली प्लेसमेंट मैंने नहीं किया, कोई पर्पसफुली मैंने किसी को ट्रीटमेंट या कंट्रोल ग्रुप में नहीं डाला, बिल्कुल रैंडमली डाला, तो वो कहलाएगा कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। और रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन क्या होता है, जब हम पहले अपने सैंपल को, अपने सब्जेक्ट्स को पहले ग्रुप करते हैं। और ग्रुपिंग भी कैसी होनी चाहिए, होमोजेनस ग्रुपिंग होनी चाहिए। होमोजेनस ग्रुपिंग मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों को एक साथ एक ग्रुप में रखना, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस ग्रुपिंग करना, ठीक है। और उसके बाद रैंडमली असाइंड टू ट्रीटमेंट्स विद इन दोज ग्रुप। फिर हम जो है, हमने जो ये होमोजेनस ग्रुप्स बना लिए हैं, फिर हम उस ग्रुप के लोगों को रैंडमली ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि हम रैंडमली उनको न्यू पिल की हम बात कर रहे थे तो न्यू पिल देंगे। एग्जाम्पल से समझिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन की। आंख बंद करके 10 लोग डाले एक्सपेरिमेंटल में, 10 लोग डाले कंट्रोल में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है नई मेडिसिन दी, कंट्रोल ग्रुप को पुरानी मेडिसिन चलती रहने दी या कोई मेडिसिन नहीं दी। अगर हमें रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन करना है तो अब आप सुनिए एग्जाम्पल। लेट्स से हम डायबिटीज़ की या हाई बीपी की बात कर रहे हैं। इसमें एज ग्रुप एक कंफाउंडिंग एक्सट्रेनियस थर्ड वेरिएबल है जिसका इम्पैक्ट रिसर्च पे बिल्कुल पड़ेगा। एक बात बताओ, डायबिटीज़ की अगर एक मेडिसिन है, लेट्स से इंसुलिन, ठीक है, उसकी डोज हो सकता है एक ओल्ड एज पर्सन हो तो उसको ज़्यादा देनी पड़े, एक यंग पर्सन हो तो उसको कम देनी पड़े। ऐसे ही बीपी के केस में भी होता है, ब्लड प्रेशर के केस में। भाई यंग पर्सन है, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनको कम डोज देनी पड़ेगी हो सकता है, और ओल्ड एज पर्सन है उनको ज़्यादा देनी पड़े। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई नई मेडिसिन आई है तो वो यंग लोगों के ऊपर तो इफेक्ट दिखा जाए क्योंकि यंग लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है और उनको बाकी और कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ओल्ड एज लोग जिनको और भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर वो मेडिसिन कोई काम ही नहीं करे, कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाए। तो यानी कि एज का इफेक्ट पड़ेगा मेडिसिन देने नहीं देने पे। सो एज अब हमारे लिए एक थर्ड वेरिएबल हो गया जिसको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब अगर हमने कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन लिया और मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 यंग लोग डाले, ठीक है, बाई चांस मैंने रैंडमाइजेशन किया, लेकिन रैंडमाइजेशन के थ्रू बाई चांस ऐसा हो गया कि जो मैंने 10 रैंडम लोग सेलेक्ट करे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए, 10 के 10 यंग थे और जो मेरा कंट्रोल ग्रुप था उसमें 10 के 10 बूढ़े लोग चले गए। अब क्या होगा, जो
मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उनको मेरे को पिल देनी थी, तो यानी कि पिल किसको मिली, यंग लोगों को मिली। अब वो इफेक्ट दिखा रही है, तो क्या मतलब वाकई में मेरी पिल अच्छी है? नहीं, पिल तो तब अच्छी मानी जाएगी जब वो बूढ़े और जवान दोनों पर इफेक्ट दिखाए। लेकिन यहाँ पर तो मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कौन था, यंग पीपल थे, और उनकी बीमारी ठीक हो रही है, दे आर रिकवरिंग। तो भाई ऐसा हो सकता है कि जस्ट बिकॉज यंग लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी इसीलिए उस मेडिसिन ने इफेक्ट दिखाया। अगर उनकी जगह बूढ़े लोग होते तो हो सकता है मेडिसिन इफेक्ट नहीं दिखाती। तो इसीलिए क्या हम 100% श्योरिटी के साथ कह पाएंगे कि हाँ भाई मेडिसिन इज सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग द डिसीज? नहीं। ये प्रॉब्लम है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन की, कि जब हम रैंडमली 10 लोगों को जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और रैंडमली 10 लोगों को अपने कंट्रोल ग्रुप में डाल रहे हैं, तो हो सकता है 10-1 से लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चले गए, 10-1 से लोग जो है हमारे कंट्रोल ग्रुप में चले गए। उस केस में अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हाई इम्यूनिटी वाले सारे लोग चले गए तो मेडिसिन जो है वो सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाएगी, जो कि सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि उसमें सारे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग थे। तो ऐसे केस में सही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यंग लोगों पे इफेक्ट दिखाने से हम नहीं कह सकते कि मेडिसिन सक्सेसफुल है डिसीज़ को ट्रीट करने में। तो इसका सॉल्यूशन है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में हम होमोजेनस ग्रुप्स बनाएंगे, और याद रखना होमोजेनस ग्रुप्स हम बनाते हैं किसके आधार पर, उस थर्ड वेरिएबल के आधार पर जिससे हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है या जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम किसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? अब एज एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट गलत आ सकते हैं इस केस में। तो अब हम एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी पॉपुलेशन में से लेट्स से 20 लोगों का सैंपल लिया। अब उस सैंपल में से मैंने क्या किया, उस सैंपल में से मैंने 4 ग्रुप बना दिए, ठीक है। पहले ग्रुप में 20 to 40 के एज वाले लोग रखे, सेकेंड ग्रुप में 40 to 60 की एज वाले रखे, फिर थर्ड ग्रुप में 60 to 80 की एज वाले रखे, फोर्थ ग्रुप में बिल्कुल ओल्ड एज 80 to 100 की एज वाले रखे। सो इस तरीके से मैंने पहले एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर लिया, और उसके बाद रैंडमली असाइंड टू ट्रीटमेंट्स विद इन दोज ग्रुप। अब मेरे पास 5 लोग थे 20 से 40 के एज ग्रुप में, ठीक है। उन 5 में से किसी को मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालूंगी, किसी को मैं कंट्रोल ग्रुप में डालूंगी, यानी कि उन 5 में से 2 या 3 को मैं नई मेडिसिन दूंगी, 2 या 3 को मैं पुरानी ही मेडिसिन देती रहूंगी। अब इसके बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि हर तरीके के व्यक्ति को हर तरीके का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। भाई ऐसे ही मेरे पास 40 to 60 वाले एज ग्रुप में भी 5 लोग आए, तो उसमें से मैंने 2 या 3 को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया और 2 या 3 को कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया। यानी कि इससे होगा क्या, हर तरीके का इंसान एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट ले लेगा और हर तरीके का इंसान कंट्रोल ग्रुप में भी होगा। सो इस तरीके से हर तरीके के हर एज ग्रुप के पर्सन को ट्रीटमेंट मिलेगा, और हर एज ग्रुप का पर्सन कंट्रोल ग्रुप में भी होगा जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद जब हम रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो यानी कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में हमको क्या करना है, हमको पहले होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड करना है अपने सैंपल को, और उसके बाद हम उनको एलोकेट करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट को। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए अब दिया गया है फ़ोन यूज़ एंड स्लीप का, ठीक है। ये जो दूसरा वाली चॉइस है हमारे पास कि हम बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं या विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन एलोकेट करते हैं, ये क्या चीज़ है इस पर नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। अभी हम सिर्फ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन और कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन को समझ रहे हैं। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब हमें देखना क्या है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमें ये देखना है कि सोने से पहले, बेड टाइम से पहले फ़ोन का इस्तेमाल करने से स्लीपिंग पैटर्न पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेट्स से कोई व्यक्ति सोने से पहले जो है बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करता तो उसे बड़ी साउंड स्लीप आती है और जल्दी सो जाता है। कोई व्यक्ति जो है सोने से पहले 15-20 मिनट जो है फ़ोन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लेता है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स चेक कर लेता है, तो उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। लेट्स से कोई व्यक्ति एडिक्टेड है और वो सोने से पहले 2-2 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसके माइंड में एंक्शियसनेस पैदा हो गई है और इसकी वजह से उसे नींद नहीं आती है, उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है। सो फ़ोन का इस्तेमाल सोने से पहले करना है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट स्लीपिंग पैटर्न पर क्या पड़ेगा ये हमें चेक करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि आप सोने से पहले कितने मिनट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग घंटों भी इस्तेमाल करते हैं भाई। और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपको कितने घंटे की नींद आ रही है उसके बाद, फ़ोन यूज़ करने के बाद। हाइपोथेसिस, देखो ये टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, काफ़ी डिटेल में, बट यहाँ पे समझ लेते हैं नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, ब्रीफ में समझाऊंगी यहाँ पे केवल।
सो नल हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे माना कि फ़ोन यूज बिफोर स्लीप एंड द अमाउंट ऑफ स्लीप डज नॉट कोरिलेट, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सो नल हाइपोथेसिस में हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में नो रिलेशन दिखाया जाता है. दे डू नॉट कोरिलेट, हमेशा याद रखना. नल नल मतलब जीरो, जीरो रिलेशन, नो रिलेशन. सो हमेशा हम अपने नल हाइपोथेसिस में अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं, जीरो रिलेशन दिखाते हैं. और ऑल्टरनेट वाले में हम रिलेशन शो करते हैं. सो ऑल्टरनेट वाले में हमने लिखा इंक्रीजिंग फोन यूज बिफोर स्लीप लीड्स टू डिक्रीज इन स्लीप. हमने इन्वर्स रिलेशन दिखाया है कि सोने से पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जितना ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करता है उसको उतनी कम नींद आती है, उसका अमाउंट ऑफ स्लीप उतना कम हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारा नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया. इस पे हम रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें फाइंड आउट करना है कि सोने से पहले कितनी देर फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी स्लीप पर क्या पड़ेगा. अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, कैटेगोरिकल वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है ये समझिए पहले आप. कैटेगोरिकल वेरिएबल में हम कैटेगरीज बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाइनरी, जब बाइनरी शब्द आए तो बाइनरी मतलब होता है दो, येस और नो. मतलब इस वाले एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करती हूँ. सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल किया या नहीं किया, ठीक है. तो हो सकता है हम इस रिसर्च को ऐसे कैरी ऑन करें जिसमें हम सिर्फ ये देखें कि भाई सोने से पहले फ़ोन इस्तेमाल किया तो कितनी नींद आ रही है, सोने से पहले फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया तो कितनी नींद आ रही है. मतलब दो ही केस ले रहे हैं, या तो फ़ोन इस्तेमाल किया या तो फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया. या फिर हम ऐसे देख सकते हैं लेवल्स ऑफ अ फैक्टर कि एक फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, एक ये कि कम इस्तेमाल किया, एक ये कि ज़्यादा इस्तेमाल किया. इस तरीके से कैटेगरीज में बांट सकते हैं. और कॉन्टिन्यूस भी मान के कर सकते हैं. ये थोड़ा और डिटेल में हो जाएगा जब हम मिनट्स भी मेजर करें कि भाई 15 मिनट फ़ोन इस्तेमाल किया तो नींद कितनी आ रही है, आधा घंटा फ़ोन इस्तेमाल किया तो नींद कितनी आ रही है, 45 मिनट्स फ़ोन इस्तेमाल किया है तो नींद कितनी आ रही है. तो यह कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गया क्योंकि मिनट्स तो भाई कॉन्टिन्यूस है. आप 1 मिनट का भी हिसाब रख सकते हैं, 2 मिनट का भी, 46 मिनट का भी, 47 मिनट का भी, 110 मिनट्स का भी, 98 मिनट्स का भी. तो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. सो बेसिकली आप इस रिसर्च में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि फ़ोन का कितना इस्तेमाल हो रहा है उसको कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी देख सकते हैं. आप चाहे तो एक एक मिनट मेजर करें, आप चाहे तो सिर्फ इतनी कैटेगरी बनाएं कि फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, कम फ़ोन इस्तेमाल किया, ज़्यादा इस्तेमाल किया, या सिर्फ बाइनरी रखें येस और नो. भाई फ़ोन नहीं इस्तेमाल किया तो नींद इतनी आ रही है, फ़ोन इस्तेमाल किया तो नींद इतनी आ रही है. तो कैसे भी रख सकते हैं. अब जो है इसी को मैं समझाती हूँ कि कैसे हम कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन और रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में क्लासीफाई कर सकते हैं. मैंने क्या किया, सैम्पल लिया. ठीक है, मेरे सैम्पल में सब तरीके के लोग हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग हैं. 20 साल से लेके, 20 भी क्यों, बच्चे भी आजकल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से 15 साल से लेके और 75 की एज तक के लोग हैं. ठीक है, और मैंने क्या किया, रैंडमली लोगों को ग्रुप्स में डाल दिया. ठीक है, सो मैंने जो है लेट्स से 3 ग्रुप बनाए, नो फ़ोन यूज़, लो फ़ोन यूज़ एंड हाई फ़ोन यूज़. ठीक है, तो मैंने जो है रैंडमली, मेरे पास 15 से लेके 75 की एज ग्रुप तक के लोग हैं और टोटल जो है मेरे पास 50 लोग थे सैम्पल में. मैंने उन 50 में से जो है तीनों ग्रुप्स में रैंडमली किसी को भी नो फ़ोन यूज़ वाले ग्रुप में डाला, किसी को लो फ़ोन यूज़ वाले ग्रुप में डाला, किसी को हाई फ़ोन यूज़ वाले ग्रुप में डाला. सो ऑब्वियस सी बात है, नो फ़ोन यूज़ वाले में मैंने उन लोगों को फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया और फिर चेक किया कि वो कितना सोए हैं. लो फ़ोन यूज़ वाले में कम फ़ोन यूज़ करने दिया, फिर चेक किया कि कितना सोए हैं. हाई फ़ोन यूज़ वाले में उनको ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ करने दिया और फिर चेक किया कि वो कितना सोए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि लेट्स से अगर हाई फ़ोन यूज़ वाले ग्रुप में सारे के सारे लेट्स से ओल्ड एज पीपल चले गए, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, सारे ओल्ड एज पीपल चले गए, 60 to 75 की एज ग्रुप वाले लोग चले गए, तो बूढ़े लोगों को तो वैसे ही नींद नहीं आती है, कम नींद आती है ओल्ड एज पीपल को. तो ऐसे केस में रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि भाई हाई फ़ोन यूज़ किया था तो इस वजह से नींद कम थी. अरे क्या पता वो फ़ोन यूजेज की वजह से नहीं, वो एज की वजह से हो, क्योंकि उन लोगों को, ओल्ड एज पीपल को वैसे ही कम नींद आती है, तो इस वजह से उन्हें नींद नहीं आई हो, उसमें फ़ोन का कोई जो है इफेक्ट ही नहीं हो फिर. तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एज है ये हमारा कंफाउंडिंग फैक्टर हो गया, ये एक्सट्रेनियस थर्ड वेरिएबल हो गया, इसको कंट्रोल करना है ताकि हम एक्यूरेट रिलेशनशिप दे सकें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में. इसीलिए अब हम यूज़ करेंगे रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन. तो जब हम रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन यूज़ करेंगे, ब्लॉक का मतलब है ब्लॉक्स बना दो, होमोजेनस ग्रुप्स बना दो, और किस आधार पे बनाओ, जिस फैक्टर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उस आधार पे आप ब्लॉक्स बना दो. तो हम यहाँ पे एज वाला फैक्टर हमें परेशान कर रहा था, इसी फैक्टर का इम्पैक्ट आ रहा था जो हम नहीं चाहते थे, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे. कंट्रोल करने के लिए हम एज के अकॉर्डिंग ग्रुप बना देंगे. सो लेट्स से हमने ग्रुपिंग कर दी,
15 से लेके 25 साल तक के लोगों को एक ग्रुप में रख दिया, 25 से लेके 45 तक के लोगों को एक ग्रुप में रख दिया, है ना, और 45 से लेके 75 तक के लोगों को एक ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से हमने एज वाइज ग्रुप बना दिया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, मेरे पास 15 से लेके 25 साल तक के जो लोग थे, ठीक है, लेट्स से मेरे पास 15 से लेके 25 तक के 12 लोग थे, तो उन 12 में से मैंने 4 लोगों को नो फ़ोन यूज़ वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला, बाकी के 4 को लो फ़ोन वाले में डाला और बाकी के 4 को हाई फ़ोन यूजेज में डाला। सो इस तरीके से क्या हुआ कि 15 से लेके 25 साल तक के, ठीक है, जो बिल्कुल ही यंगस्टर्स थे, टीनेजर्स थे, इस तरीके की जो मेरा सैम्पल था वो हर कैटेगरी में बट गया, हर कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, लेट्स से मेरे पास 25 से लेके 45 तक के, ठीक है, 15 लोग थे, तो मैंने 5 लोगों को नो फ़ोन यूज़ दिया, 5 लोगों को कम फ़ोन यूज़ करने दिया, 5 लोगों को हाई फ़ोन यूज़ वाली कैटेगरी में या ग्रुप में डाल दिया। सो इस तरीके से इस एज ग्रुप में भी मैं हर व्यक्ति के ऊपर चेक कर पाऊंगी कि अगर लो फ़ोन यूज़ किया जाए तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, हाई फ़ोन यूज़ किया जाए तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है, नो फ़ोन यूज़ किया जाए तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सो इस तरीके से बेसिकली कहने का मतलब है, अगर हम एज वाइज क्लासिफिकेशन कर देंगे और फिर अलग अलग ट्रीटमेंट लोगों को देंगे या उसके बाद हम उनको जो है एलोकेट करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में रैंडमली, तो हमारे पास हर कैटेगरी के लोगों के लिए, हर एज ग्रुप के लोगों के ऊपर हम हर तरीके का ट्रीटमेंट करके देख पाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। सो आई होप कंप्लीटली रैंडमाइज्ड और रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, ये 2 शब्द क्लियर हुए होंगे। एग्जाम में पूछ लें तो इतना याद रखना है बस कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन में हम रैंडमली हमारे सैंपल को जो है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में एलोकेट कर लेते हैं, लेकिन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में पहले हम होमोजेनस ग्रुप्स बनाते हैं, उसके बाद जो है हम एलोकेट करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं ये बिटवीन सब्जेक्ट वर्सेस विद इन सब्जेक्ट की। ये बिटवीन सब्जेक्ट्स क्या है, विद इन सब्जेक्ट्स क्या है, ये सब जब हम स्टैटिस्टिक्स में टेक्निक लगाएंगे अनोवा तब हमारे काम आती है। बट फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड में थ्योरी है हमारे सिलेबस में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स में आता है पेपर 2 में, बट उसके लिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, इसको हम इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन भी बोलते हैं या क्लासिक अनोवा डिज़ाइन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अनोवा। इसमें क्या करना है, इंडिविजुअल्स रिसीव ओनली वन ऑफ द पॉसिबल लेवल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, एक व्यक्ति को एक ही तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन जो है इसको रिपीटेड मेजर डिज़ाइन बोलते हैं, नाम से ही समझ जाओ रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, यानी कि हर इंडिविजुअल को हर तरीके का एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एक एक बार मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिवली उन्हें दिया जाएगा। लेट्स से मेरे पास 15 to 25 एज ग्रुप के कितने लोग थे, मैंने बोला 12 लोग थे, ठीक है, और उन 12 को मैंने 3 ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है, 4-4 में। 4 बच्चे गए, ठीक है, 4 टीनेजर्स या यंगस्टर्स गए नो फ़ोन यूज़ वाले में, तो वो बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। 4 गए लो फ़ोन यूजेज वाले में, वो थोड़ा बहुत कम फ़ोन यूज़ करेंगे, और 4 गए हाई फ़ोन यूजेज वाले में, ठीक है। तो अब जो नो फ़ोन यूज़ वाले में गया है उसके ऊपर एक ही ट्रीटमेंट अप्लाई हो रहा है कि वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये होगा बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिवली रोटेट करेंगे कि पहले वो 4 लोग जिनको मैंने नो फ़ोन यूजेज वाले ग्रुप में डाला था, फिर मैं उन 4 लोगों को हो सकता है लो फ़ोन यूजेज वाले ग्रुप में डाल दूं, फिर मैं उन्हीं 4 लोगों को हाई फ़ोन यूजेज वाले ग्रुप में डाल दूं। इससे क्या होगा, हर एक इंसान के ऊपर हर तरीके का पॉसिबल ट्रीटमेंट आप अप्लाई करके देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस इज़ विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि हर एक सैंपल का पर्सन जो आपके पास होगा उसके ऊपर हर पॉसिबल ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर एक वर्ड है काउंटर बैलेंसिंग या रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट। ये शब्द क्यों आया है, कई बार सीक्वेंस में अगर ट्रीटमेंट दिए जाएं, ठीक है, तो भी जो इफेक्ट होता है उसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक व्यक्ति है 15 से 25 के बीच वाला, उसको पहले नो फ़ोन यूज़ वाले ग्रुप में डाला तो वो फ़ोन का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था, ठीक है, उसको बड़ी साउंड स्लीप आ रही थी। अब आप उसको लो फ़ोन यूज़ वाले ग्रुप में डालोगे तो उसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी। भाई जिसको आदत पड़ गई कि वो फ़ोन यूज़ किए बिना सोए, उसको आप जो है थोड़ी सी भी रात को रोशनी उसकी आंखों पे पड़ेगी या थोड़ा सा भी वो फ़ोन यूज़ करेगा तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। और फिर उसके बाद जो आप उसको हाई फ़ोन यूज़ वाले ग्रुप में डालोगे तो उसकी नींद और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये पैटर्न बन गया, ये सीक्वेंस बन गया, ये सीक्वेंस तोड़ना है हमें। चीज़ें सेट पैटर्न में नहीं चाहिए हैं।
अ ट्रू एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन। इसीलिए किस सीक्वेंस में लोगों को आप कौन सा ट्रीटमेंट देंगे वो भी सिस्टमैटिक नहीं होना चाहिए, वो भी ऑर्डरली तरीके से नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे काउंटर बैलेंसिंग, कि हमने कभी उसको लो फोन यूजेज वाले में डाला, ठीक है, कभी उसको हाई फोन में डाला, फिर कभी हाई फोन यूजेज से सीधे नो फोन यूजेज में डाल दिया। इस तरीके से जो है लोगों को शफल करना है और हर तरीके का ट्रीटमेंट देने की कोशिश करनी है। वापस से वही एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दे रखा है। बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में हमने क्या किया, सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन किया, किसी को लो फोन यूजेज वाले ग्रुप में डाला, कि किसी को मीडियम में, किसी को हाई वाले में, ठीक है, रैंडमली। लेकिन एक व्यक्ति को एक ही ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन विद इन सब्जेक्ट्स वाले डिजाइन में हमने क्या किया, कॉन्जिक्यूटिवली लो, मीडियम और हाई फोन यूजेज वाले ग्रुप्स में डाला। यानी कि जो व्यक्ति पहले लो फोन यूजेज वाले ग्रुप में था, फिर उसको हाई फोन यूजेज वाले ग्रुप में डाला गया, फिर उसी को नो फोन यूजेज वाले ग्रुप में डाला गया। इस तरीके से हमने जो है उसको हर एक ट्रीटमेंट देके कोशिश करी। लेकिन जो ऑर्डर होगा उसको रैंडमाइज करने की कोशिश करेंगे। वही काउंटर बैलेंसिंग वाली बात है कि सीक्वेंस में मत डालो बार बार, कभी उसको एकदम से नो फोन यूजेज वाले ग्रुप में डाल दो, कभी एकदम से हाई फोन यूजेज वाले ग्रुप में डाल दो। सीक्वेंस मत डालो कि नो फोन यूजेज, फिर लो फोन यूजेज दिया, फिर हाई फोन यूजेज दिया। सीक्वेंस मत रखो, हमें सीक्वेंस रखनी नहीं है किसी चीज़ की। एवरीथिंग शुड बी रैंडमाइज्ड। सो आई होप ये टर्म्स, ये बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़े बहुत तो क्लियर हुए होंगे। 2 बार तो कम से कम देखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ कमिंग बैक टू प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल से, डिटेल्ड एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी। सो उससे पहले हम एक बारी और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ लेते हैं। ये मैंने पहले भी समझाए थे विद एग्जाम्पल, बट अब मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से और डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब मेरा एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास लैंड है, ठीक है, अ वेरी ह्यूज पीस ऑफ लैंड, बहुत बड़ा मेरे पास पीस ऑफ लैंड है। तो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, कहीं पे वो रिवर से कनेक्टेड है, तो भाई वहाँ पे तुरंत पानी आ जाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा फर्टाइल होगा, हो सकता है। कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे इतना फर्टाइल नहीं है, कहीं पर पॉल्यूशन आता है उस तरफ, तो वहाँ पर जो है फर्टिलिटी और भी कम हो जाएगी। सो इस तरीके से लैंड का टुकड़ा मेरे पास बहुत बड़ा है, बट ऑब्वियस सी बात है वो पूरा टुकड़ा जितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ होगा, हर एक पॉइंट पे उसकी फर्टिलिटी सेम नहीं है। जो टुकड़ा शायद जहाँ पर प्योर फ्रेश एयर आ रही है, रिवर पास में है, वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर इंडस्ट्री है साइड में, या फिर क्या कहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, सूखा पड़ा है, वाटरिंग नहीं हो पाती है इतनी अच्छे से, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उस टुकड़े की फर्टिलिटी कम होगी। तो मैंने क्या किया, मुझे ये चेक करना था कि मेरे पास 3 तरीके की सीड्स हैं, ए बी सी। इन तीनों में से, ए बी और सी में से कौन सी वाली सीड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है प्लांट ग्रो करने के लिए, ठीक है, किससे सबसे ज़्यादा स्पीड से प्लांट ग्रो हो जाता है और सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। सो नाउ आई हैव टू सी कि ए बी सी में से कौन सी सीड सबसे अच्छी है। सो लेट्स से मैंने जो है ए सीड लगाई, और चांस की बात है मैंने ए सीड उस जगह पे लगाई जो रिवर के पास वाला एरिया था, तो उसकी फर्टिलिटी सबसे बढ़िया थी, और बी वाली सीड लगा दी जो इंडस्ट्री के पास वाला एरिया था, उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम थी, बेकार थी। तो ए वाले की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई और बी वाले की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। तो इसमें क्या केवल सीड जो है वही फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छी या बुरी हुई? नहीं, लैंड की फर्टिलिटी भी तो देखो। खाली सीड अच्छे या बुरे होने से क्या होगा? अगर जो है आप एक अच्छे फर्टाइल लैंड पे बुरी सीड लगा दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, और अगर आप जो है बुरी सीड भी एक अच्छे फर्टाइल लैंड पे लगा दोगे तो हो सकता है ग्रोथ जो है थोड़ी सही हो। सो बेसिकली फर्टिलिटी ऑफ द लैंड क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, यील्ड कितनी आती है। सिर्फ सीड पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हमें चेक तो सीड करनी है, तो अब हम क्या करें, हम जो है क्या करेंगे, इस फर्टिलिटी वाले पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सट्रेनियस फैक्टर था जो मेरे इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा था। मैं सिर्फ इतना पता लगाना चाहती हूँ कि ABC में से कौन सी सीड सबसे बेस्ट है, लेकिन क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की होगी, इसलिए मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह पाऊँगी कि सीड की वजह से प्लांट की ग्रोथ और यील्ड अच्छी हुई है या लैंड फर्टाइल था इसलिए ग्रोथ अच्छी हुई है। सो अब हम जो है इस फर्टिलिटी वाले पॉइंट को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, यानी कि हम लोग होमोजेनस ग्रुप बना देंगे। मैंने इस लैंड को स्टडी किया, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। देखो 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांट दिया। ये जो पहला वाला हिस्सा है ये सबसे फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छी क्वालिटी है इस लैंड की।
ये जो चौथा वाला है ये लीस्ट फर्टाइल, सबसे बेकार सूखा पड़ा हुआ लैंड है। और जैसे जैसे हम इधर से इधर आ रहे हैं, देखिए लैंड की फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि सबसे फर्टाइल लैंड है ये 1 नंबर वाला ब्लॉक, फिर सेकंड नंबर वाला ब्लॉक उससे कम फर्टाइल है, थर्ड नंबर वाला ब्लॉक उससे कम फर्टाइल है, और फोर्थ वाला तो सबसे बेकार है, लीस्ट फर्टाइल है। इस तरीके से मैंने 4 ब्लॉक्स में बांट दिया। ये जो मैंने 4 ब्लॉक्स में बांटा, ये मैंने लगाया प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। कंट्रोल वाली चीज़ आ गई मेरे एक्सपेरिमेंट में। मैंने फर्टिलिटी, ये जो फैक्टर था ये थर्ड फैक्टर था, मैं फर्टिलिटी को स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं सीड्स को स्टडी कर रही थी, लेकिन फर्टिलिटी एक ऐसा फैक्टर था जो मेरी रिसर्च पर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया है, इसके होमोजेनस ग्रुप्स बना दिए हैं, लैंड को होमोजेनस ग्रुप्स में बांट दिया है। तो ये मैंने कंट्रोल अप्लाई किया। इसका फ़ायदा क्या होगा ये अभी आपको आगे दिखेगा। ये देखिए अब मेरे पास ABC 3 प्रकार की सीड है। अब मैंने क्या किया, रैंडमाइजेशन, रैंडमली कहीं पे भी कोई भी सीड लगा दी। अब ये मोस्ट फर्टाइल वाला था, यहाँ पे A लगा दी, यहाँ पे फिर C लगा दी, फिर B लगा दी, फिर C लगा दी, कोई ये ऑर्डर में नहीं लगाया, कहीं पे भी कोई भी। फिर सेकंड वाले में B लगा दी, फिर A लगा दी, फिर C लगा दी, फिर A लगा दी, ऐसे ही थर्ड वाले में, ऐसे ही फोर्थ वाले में, ठीक है। तो मैंने इन पे अलग 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 सीड्स लगा दी। ये एक पूरा ब्लॉक है, ये मोस्ट फर्टाइल है, और इसके अंदर भी मैंने छोटा छोटा एरिया काट के और उसके अंदर ये सीड्स लगा दिए हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन पूरा हो गया कि मैंने रैंडमली बांटा है, ऐसे मैंने चेक नहीं किया। ये मोस्ट फर्टाइल था, मैंने यहाँ पे कहीं पे A लगा दी, कहीं पे B लगा दी, कहीं पे C लगा दी, दोबारा C लगा दी, ऐसे ही सेकंड वाले में भी मैंने कहीं पे B लगा दी, कहीं पे A लगा दी, कहीं पे C लगा दी, कहीं पे A लगा दी, इस तरीके से। तो रैंडमाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ, हर तरीके की फर्टिलिटी वाले लैंड में मेरी तीनों सीड्स आ गई। मोस्ट फर्टाइल वाले में भी ABC तीनों आ गई, लीस्ट फर्टाइल वाले में भी AB आई, बाई चांस की बात है कि C नहीं आई, ठीक है। सेकंड वाले में भी देखिए आ गई, थर्ड वाले में भी जो है ABC तीनों आ गई हैं। सो इस तरीके से रैंडमाइजेशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो गया। हम रैंडमली जब लगाएंगे तो ज़्यादातर 99% चांस होगा कि हर तरीके की सीड हर तरीके के लैंड में, हर तरीके की फर्टिलिटी वाले लैंड में पहुँच जाएगी। रेप्लीकेशन का प्रिंसिपल भी अपने आप पूरा हो गया। देखो कैसे, अब A है, ये मोस्ट फर्टाइल वाले में भी आया, ये A जो है इससे कम फर्टिलिटी वाले लैंड पे भी लगा है, ये उससे कम फर्टिलिटी वाले पे भी लगा, और ये लीस्ट फर्टिलिटी वाले पे भी लगा। तो ये अपने आप रेप्लिकेशन हो गया भाई, A की सीड बार बार अलग अलग जगह पे लगी है, तो ये हो गया रेप्लिकेशन। दोबारा आसान शब्दों में सुनो, एक एक्सपेरिमेंट को एक ही सैंपल ग्रुप के ऊपर अगर जो है लगाया जाए तो जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम वाइडर स्केल पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। हम अगर उस एक्सपेरिमेंट को बार बार अलग अलग सैंपल्स लेकर रिपीट करें और फिर भी हमारा सेम रिजल्ट आए, या उसका एवरेज निकाल के हम कह सकते हैं हाँ ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। फिर से एग्जाम्पल देती हूँ एक और। लेट्स से एक टीचर है, ठीक है, उसने जो है एक क्लास को पढ़ाया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो क्या बोले, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया? नहीं, क्या पता उस क्लास में सारे जो है इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे। उस टीचर को अलग अलग बच्चों का सैंपल दो, जिसमें लो IQ के भी बच्चे हों, हाई IQ के भी बच्चे हों, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हों, और फिर भी टीचर कामयाब होती है, बच्चों का रिजल्ट स्कोर अच्छा आता है, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई टीचर के पढ़ाने का इम्पैक्ट था कि बच्चों का स्कोर अच्छा आया, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई, IQ लेवल बढ़ा। सो रेप्लिकेशन का मतलब है बार बार चीज़ों को रिपीट करके देखो अलग अलग सैम्पल्स पे, तब जाके आप कह सकते हैं कि आपकी रिसर्च सही है और उसकी वाइडर एप्लीकेबिलिटी है। तो यहाँ पर एक ही तरीके की सीड अलग अलग जगह पे बार बार लग गई है। रैंडमाइजेशन हमने रैंडमली एलोकेट किया था, कोई भी सीड कहीं पे भी लगा दो। और प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, ऐसा हो सकता था कि हम रैंडमली एलोकेट करते, तो ऐसा हो सकता था कि हमने A यहाँ एलोकेट कर दिया पूरा, B यहाँ एलोकेट कर दिया पूरा, तो उस केस में क्या होता, हो सकता है जो सबसे फर्टाइल लैंड था वहाँ पे A ही A लग जाता, या जो सबसे कम फर्टाइल था उस पर C ही C लग जाता। तो ऐसे केस में जो फर्टिलिटी आती वो केवल सीड पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती लैंड की फर्टिलिटी पे भी। तो हम फर्टिलिटी वाले फैक्टर को कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए पहले हमने फर्टिलिटी के बेसिस पे होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अपने लैंड को। उसके बाद फिर हमने रैंडमाइजेशन के थ्रू एलोकेट किया, ताकि हर एक फर्टिलिटी वाले लैंड में हर एक तरीके की सीड जा सके। अब हम करेंगे क्या, कैसे मेजर करेंगे रिजल्ट? अब जैसे A की, इस एरिया से A की यील्ड लेंगे कि कितनी यील्ड आई है, इस एरिया से भी लेंगे, इस एरिया से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, और इससे भी लेंगे, और इससे भी लेंगे। कितनी बार लगा A? 1 2 3 4 5 6,
6 एरिया में ए लगा हुआ है, तो ये जो 6 एरिया होंगे इनसे जो भी यील्ड आएगी उसका एवरेज ले लेना है हमको। ये 6 एरिया में ए लग गया, ठीक है। और इस तरीके से हमने एलोकेट किया कि भाई हाई फर्टिलिटी वाली जगह पे भी ए लगा हुआ था, लो फर्टिलिटी वाली जगह पे भी था, मीडियम फर्टिलिटी वाली जगह पे भी ए था। अब जो है जब प्लांट यहाँ पर ग्रो करेगा तो प्लांट की जो यील्ड होगी वो हम देखेंगे कि इन 6 जगहों पर प्लांट की क्या यील्ड है। कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। भाई मोस्ट फर्टाइल वाले में ज़्यादा हो सकता है लीस्ट फर्टाइल वाले में कम हो। तो हम उन 6 जगह से प्लांट की यील्ड देखेंगे कि ए प्लांट की यील्ड कितनी है, फिर उसका एवरेज ले लेंगे। ऐसे ही बी प्लांट का एवरेज ले लेंगे, सी प्लांट का एवरेज ले लेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे तो हम बता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा यील्ड जो है, सबसे ज़्यादा आउटपुट वो ए प्लांट का था या बी का था या सी का था, यानी कि कौन सी सीड हमारी सबसे अच्छी थी, कौन सी बेकार थी, कौन सी मीडियम या एवरेज थी। सो ये है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, और एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये तीनों होने चाहिए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब हम स्टडी करेंगे इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस। ये तो अभी आसान है, फिर भी इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आएंगे, ठीक है। वो थोड़े से और डिफ़िकल्ट होंगे। और याद रखना, इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको टेबल करवाई फर्टिलिटी वाली, ठीक है, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मल वाले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो उस टेबल को आप अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इनफॉर्मल वाले समझाने का दूसरा तरीका है, इसके लिए दूसरे एग्जाम्पल लिए जाते हैं। तो देखिए, इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इसलिए कहा गया है इसको, इनफॉर्मल वाले में हम लोग सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, और रैंडमाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। इनफॉर्मल वाले में मतलब हम जो है ओवर्ट एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, बहुत डीप डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिंग या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि हमारा ये जो 3 प्रिंसिपल होते हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल के, हो सकता है इसमें से कोई प्रिंसिपल पूरा नहीं हो रहा हो, फुलफिल नहीं हो रहा हो। लेकिन जो हमारे फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं उसमें हम हर प्रकार से किसी भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ट्रू इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन बता सके, ट्रू रिलेशन बता सके। इस वजह से उसमें कंप्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके मेन तो 3 टाइप्स होते हैं, आगे हम और भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बट पहले मेन 3 टाइप्स विद एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला है बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल। विदाउट कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, वी हैव जस्ट 1 ग्रुप। अभी तक हम पढ़ रहे थे 2 ग्रुप कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट देंगे, कंट्रोल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, एज इट इज़ रहेगा। ये इसमें जो पहला वाला है, इसमें देखो शब्द ही आ गया विदाउट कंट्रोल, यानी कि आप कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाएंगे, केवल एक ही ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दैट्स इट, ठीक है। केस हमने लिया है टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन प्लेयर्स। लॉन्ग जंप के प्लेयर्स हैं, ठीक है, और उनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, और हमको ये पता करना है कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट उनकी लॉन्ग जंप पर, उनके रिजल्ट्स पर कैसा पड़ता है। सो लेट्स से हमने जो है अपने सैंपल में 10 बच्चे लिए, और अभी हमने चेक किया तो वो कितना कूद पाते हैं, 4 फीट कूद पाते हैं, दे आर प्लेयर्स। लॉन्ग जंप का केस है, 4 फीट कूद पाते हैं। 2 साल की उनको ट्रेनिंग दी गई, और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आउटपुट वैल्यू चेक करी गई, तो उनकी जो है लॉन्ग जंप 8 फीट हो गई। तो सबसे पहले तो शब्द का मतलब समझो, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर गिविंग ट्रेनिंग 4 फीट, आफ्टर गिविंग ट्रेनिंग 8 फीट। तो बिफोर एंड आफ्टर जब भी शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है कंडीशन में डालने से पहले और कंडीशन में डालने के बाद, ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट देने के बाद। यहाँ पर ये जो 2 साल की ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, ये ट्रेनिंग ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट देने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर। विदाउट कंट्रोल, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप लिया हमने, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब इफेक्ट फाइंड आउट करना है, तो सीधे सीधे से क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। भाई अभी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो 8 फीट लॉन्ग जंप कर पा रहे हैं, पहले 4 फीट कर पाते थे, तो कितना इंप्रूव आया, 8 - 4, 4 फीट का इम्प्रूवमेंट आया है, यानी कि ट्रेनिंग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। अब आप देखो, इसमें सीधे वर्ड आ रहा है विदाउट कंट्रोल, कंट्रोल ग्रुप तो है ही नहीं, तो इसीलिए कंट्रोल पे कर दो क्रॉस। हमने जो है किसी भी फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी है।
देखो, जब बहुत ही डीप और कॉम्प्लिकेटेड स्टडी होती है तो मैंने आपको बताया लोकल कंट्रोल या किसी थर्ड फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन लेते हैं, होमोजेनस ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पर हमको होमोजेनस ग्रुप्स अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने होमोजेनस ग्रुप्स नहीं बनाए, वो हम आगे वाले एग्जाम्पल्स में बनाएंगे। यहाँ पर होमोजेनस ग्रुप्स नहीं बनाए हैं, लेकिन हमने कंट्रोल ग्रुप भी नहीं लिया है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा ये कंट्रोल वाला ऑप्शन मैंने कट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़, अब इसमें प्रॉब्लम ढूंढो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्या 2 साल में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से बच्चे में 4 फीट का इम्प्रूवमेंट आया है? भाई 2 साल में बच्चे की एज भी बड़ी होगी और एज के अकॉर्डिंग उसके हाथ पैर की लंबाई भी बड़ी होगी, जिसकी वजह से भी उसकी जंप बड़ी होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से नहीं। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग का और एज का इम्पैक्ट अलग नहीं कर पाए क्योंकि हमने कंट्रोल ही नहीं किया था। भाई ये जो लेट्स से एक बच्चा जो है 8 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है, या एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्चा 14 साल का है, तो जब बच्चा 12 से 14 साल का होगा तो अपने आप उसकी जो है हाइट बढ़ेगी। जब हाइट बढ़ेगी तो अपने आप उसकी जंप भी तो बढ़ेगी। क्या सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से बढ़ी है? नहीं। सो बेसिकली हमने ये पूरा का पूरा जो 4 फीट का डिफरेंस आया, ये मान लिया कि ये ट्रेनिंग का इम्पैक्ट था, जबकि ऐसा नहीं था। 2 साल में बच्चे की एज बढ़ी, बच्चे की हाइट बढ़ी, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया होगा। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिख गई। इसी की वजह से अब हम जो है सेकंड वाले पे आएंगे। हमें ये प्रॉब्लम एलिमिनेट करनी है। हमें जो है ये डिफरेंस निकालना है कि भाई कितना इम्पैक्ट एज और हाइट की वजह से आया और कितना इम्पैक्ट ट्रेनिंग का था। सो सेकंड वाला देखिए, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल। विद कंट्रोल मतलब इसमें कंट्रोल ग्रुप तो होगा, तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम ट्रेनिंग देंगे। और आफ्टर ओनली, आफ्टर ओनली का मतलब होता है सिर्फ बाद वाला रिजल्ट मेजर करना है। बिफोर एंड आफ्टर में हम पहले वाला रिजल्ट भी देख रहे थे, बाद वाला भी देख रहे थे और दोनों का डिफरेंस निकाल रहे थे। बिफोर एंड आफ्टर को प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट भी कह सकते हैं। आफ्टर ओनली वाले में सिर्फ बाद का रिजल्ट देखना है, पहले का नहीं देखना है कि इनिशियल क्या वैल्यू थी, वो हमें नहीं देखनी है। तो ये जो है एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है, और सिर्फ हमको इनकी क्या देखनी है, हमको इनकी आउटपुट वैल्यू देखनी है। ये जो इनिशियल वैल्यू है ये हमें गिवन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। देखो बाकी मैंने किसी चीज़ को ब्रैकेट में नहीं लिखा है, सिर्फ ये जो इनिशियल वैल्यू इसको ब्रैकेट में लिखा है। इन दिस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वैल्यू नॉट नोन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमें पता नहीं थी, इसीलिए देख लीजिए मैं उस पर क्रॉस लगा रही हूँ। आंखें बंद कर लो, ये तुम्हें नहीं पता है, ये मैंने लिखी है कुछ समझाने के लिए, बट हमें पता नहीं है। अच्छा ठीक है, सिर्फ आउटपुट वैल्यू देखनी है। तो 2 ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, और उसकी आउटपुट वैल्यू हमें देखनी है। सो आउटपुट वैल्यू 8 फिट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की ट्रेनिंग के बाद 8 फिट हो गई उसकी जंप। और जो कंट्रोल ग्रुप था जिसको हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 6 फिट। ठीक है, तो हमने ट्रेनिंग दी जिस ग्रुप को, उस ग्रुप के बच्चे 8 फिट का जंप कर पा रहे हैं, और जिसको ट्रेनिंग नहीं दी उस ग्रुप के बच्चे 6 फिट का जंप कर पा रहे हैं। सो 8 - 6, ये 2 फीट का जो डिफरेंस है इन बच्चों का, वो किसकी वजह से आया? हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग की वजह से 2 फीट का डिफरेंस जो है वो आया होगा। ठीक है, तो इसमें यही किया जाता है। आफ्टर ओनली सिर्फ बाद के रिजल्ट मेजर कीजिए, पहले का आप जो है भूल जाइए। और कंट्रोल यानी कि इसमें कंट्रोल ग्रुप भी होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा। अब इसमें मैं डिफेक्ट दिखाती हूँ कि डिफेक्ट क्या होगा। अज्यूम करते हैं कि अगर हमें पहले की वैल्यू पता होती, ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पर पहले की वैल्यू कितनी है 4 फिट, और यहाँ पर पहले की वैल्यू कितनी है 5 फिट। ठीक है, तो अब अगर हम इस तरीके से कंपेयर करें कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कितना इम्प्रूवमेंट आया, 8 - 4 = 4 फिट का इम्प्रूवमेंट आया, और यहाँ पर क्या है वैल्यू 6 फीट। कंट्रोल ग्रुप की वैल्यू है 6 फीट और पहले कितनी थी 5 फिट। तो इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया 1। ठीक है, तो यानी कि बिना ट्रेनिंग के एज की वजह से या हाइट बढ़ने की वजह से जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो कितना फिट का है 1 फिट का है। और ट्रेनिंग जिन बच्चों को दी गई थी, एज और हाइट तो उनकी भी बड़ी होगी, उनके ऊपर टोटल इम्प्रूवमेंट जो आ रहा है वो कितना है 4 फिट का है। सो अगर हम यहाँ पर कर दें 4 - 1 = 3, ये होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर कि 4 - 1 दैट इज 3।
3 फिट का इम्प्रूवमेंट एक्चुअल में ट्रेनिंग की वजह से आया, जबकि यहाँ पर हमारी रिसर्च हमको आंसर कितना दिखा रही है, केवल 2 फिट। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले की वैल्यूज़ को तो इग्नोर कर दिया, पहले की वैल्यूज़ ली नहीं। ये आफ्टर ओनली वाला डिज़ाइन है, सिर्फ और सिर्फ बाद की वैल्यूज़ लेनी है, पहले की वैल्यूज़ लेनी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप लिया, बाद की उनकी दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया, 8 - 6 2 फिट का इम्प्रूवमेंट आया, जबकि एक्चुअल में 3 फिट का इम्प्रूवमेंट आया है। तो इसी चीज़ से बना हमारा थर्ड वाला बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। दोबारा से रिपीट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 3 फिट का डिफरेंस कैसे आया। देखो, बिफोर एंड आफ्टर यानी कि दोनों हमको स्टडी करना है, इनिशियल वैल्यू भी और ट्रेनिंग के बाद की वैल्यू भी। विद कंट्रोल यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बनेगा, कंट्रोल ग्रुप भी बनेगा। सो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है। बाय मिस्टेक यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप लिख दिया है, दिस इज द आउटपुट वैल्यू। एक्चुअली ये आउटपुट वैल्यू है और ये कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हमने ट्रेनिंग दी 2 साल की, तो इनिशियल वैल्यू 4 फिट की जंप थी इनकी, आउटपुट वैल्यू 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 8 फिट की जंप हो गई। ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप की इनिशियल वैल्यू 5 फिट थी और इनको हमने कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं दी है, लेकिन 2 साल में इनकी हाइट बड़ी होगी, इनकी एज बड़ी होगी, इसीलिए इनकी आउटपुट वैल्यू 6 फिट हो गई। अब अगर हमें ट्रेनिंग का इम्पैक्ट निकालना है तो इस वाले केस में हम बिफोर एंड आफ्टर दोनों मेजर करेंगे, दोनों ग्रुप्स का, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी और कंट्रोल ग्रुप का भी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जो हमारा 2 साल की ट्रेनिंग वाला ग्रुप था, ठीक है, उनकी आउटपुट वैल्यू 8 माइनस उनकी इनिशियल वैल्यू 4। तो ये तो था हमारा जो ट्रेनिंग दी गई जिस ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनमें 8 - 4 का टोटल इम्प्रूवमेंट आया, टोटल इम्प्रूवमेंट। अब हमें ये नहीं पता इस 4 में से कितना ट्रेनिंग की वजह से इम्प्रूवमेंट आया और कितना उनकी हाइट की वजह से या उनकी एज की वजह से इम्प्रूवमेंट आया। इसी चीज़ को अलग करने के लिए, एज और हाइट के इम्पैक्ट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप लेंगे। कंट्रोल ग्रुप की फाइनल वैल्यू 6 फीट और 2 साल पहले कितनी थी, 5 फीट। तो 6 - 5 1, यानी कि अगर किसी बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं भी दी जा रही है तो भी 2 साल के बाद, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ जाएगी, उसकी एज बढ़ जाएगी, इस वजह से उसकी लॉन्ग जंप में 1 फिट का इम्प्रूवमेंट तो अपने आप आ रहा है। यानी कि ट्रेनिंग की वजह से ये जो टोटल 4 फिट का इम्प्रूवमेंट दिख रहा था, इसमें से 1 फिट का इम्प्रूवमेंट तो बच्चे की एज और हाइट की वजह से आया है। तो 4 - 1 ये रहा 3 फिट, यानी कि ट्रेनिंग के इम्पैक्ट को हमने एज और हाइट से अलग कर लिया, इसमें हम कामयाब हो गए। 4 - 1 ये जो 3 फिट का है इम्पैक्ट, ये आया है ट्रेनिंग की वजह से, और 1 फिट का तो बच्चे की एज और हाइट की वजह से आया था। तो वो 1 फिट हमने माइनस कर दिया और जो बचा हुआ 3 फिट का इम्पैक्ट है वो प्योरली ट्रेनिंग की वजह से आया था। यही चीज़ हमारा ये सेकेंड वाला आफ्टर ओनली विद कंट्रोल नहीं दिखा पा रहा था, तभी इसमें आंसर गलत 2 फिट आ रहा था। इसी वजह से जो है बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल, दिस इज द बेस्ट इनफॉर्मल डिज़ाइन। बाकी फॉर्मल डिज़ाइन तो इससे भी ज़्यादा डीप और अच्छे हैं, बट इनफॉर्मल वाले में बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल इज द बेस्ट वन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्राइटेरिया था, जो प्रिंसिपल था, उस पर कौन सा वाला सूटेबल उतरा है। तो इसमें तो कंट्रोल ही नहीं था, कंट्रोल ग्रुप ही नहीं था फर्स्ट वाले में, तो काट दिया मैंने कंट्रोल वाला ऑप्शन। कंट्रोल में एक तरीका तो ये होता है कि हम होमोजेनस ग्रुप्स बना लें, जैसा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, और वो आगे फॉर्मल डिज़ाइंस में काम आएगा। इनफॉर्मल डिज़ाइन में हमको होमोजेनस ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम खाली कंट्रोल ग्रुप भी ले रहे हैं, ठीक है, तो भी हम इम्पैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप लेने से हमें पता चल गया कि एज और हाइट की वजह से बच्चे की लॉन्ग जंप में कितना डिफरेंस आया है, तो जो बचा हुआ होगा वो ट्रेनिंग की वजह से होगा। सो इस तरीके से हमने एज और हाइट नामक फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उसके इम्पैक्ट को ट्रेनिंग के इम्पैक्ट से अलग करने की कोशिश करी है। इन दोनों में ही कंट्रोल है, देखो नाम में ही आफ्टर ओनली विद कंट्रोल, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल, कंट्रोल ग्रुप्स हमने दोनों में बनाए हैं। रही बात रैंडमाइजेशन की, तो देखिए रैंडमाइजेशन आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, नाउ इट टोटली डिपेंड्स, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, दोनों में पार्टिसिपेंट्स को, प्लेयर्स को एलोकेट करते हैं रैंडमली, तो हम कहेंगे रैंडमाइजेशन हुआ, और अगर आप रैंडमली एलोकेट नहीं करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि रैंडमाइजेशन नहीं हुआ। और ये जो रेप्लिकेशन वाली बात है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन अगेन इज पॉसिबल।
अगर आप जो है इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार अलग अलग सैंपल्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डाल के देखें और रिपीट करें तो रेप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं रिपीट करोगे तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो यानी कि कंट्रोल के लिए तो हम श्योर है कि आफ्टर ओनली विद कंट्रोल, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल, इसमें कंट्रोल ग्रुप बना के उसको कोई ट्रीटमेंट कोई ट्रेनिंग नहीं देके हमने एज और हाइट के इम्पैक्ट को अलग कर लिया ट्रेनिंग के इम्पैक्ट से। और फर्स्ट वाला विदाउट कंट्रोल था तो उसमें कंट्रोल का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। बाकी रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने सैंपल में से बच्चों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में एलोकेट कर रहे हैं। अगर रैंडमली एलोकेट कर सकते हैं तो ठीक है, रैंडमाइजेशन हुआ, वरना नहीं हुआ। और रेप्लिकेशन आप इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार अलग अलग प्लेयर्स के ऊपर रिपीट करते हैं तो हम कहेंगे आपने रेप्लिकेशन किया, वरना आपने रेप्लिकेशन नहीं किया। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब वही इनफॉर्मल वालों को हमने और डीप में क्लासीफाई किया है। एग्जाम्पल मैंने आपको तीनों के दे दिया, अब बस आपको समझना है प्री एक्सपेरिमेंटल किसे कहते हैं। देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो होता है जो सिर्फ ये जानने के लिए किया जाता है कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इसमें हम पहले सिर्फ एक स्मॉल सैंपल लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाते हैं, यूजुअली नो कंट्रोल ग्रुप। इसके 3 सब पार्ट, सब कैटेगरीज हो सकती है। वन शॉट या पोस्ट टेस्ट केस स्टडी, जो हमने पढ़ा है उसी के लिए बस मैंने अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। पोस्ट टेस्ट मतलब आफ्टर ओनली की बात हो रही है, यानी कि हम बिफोर वाले रिजल्ट्स मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये विदाउट कंट्रोल है। वन ग्रुप, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट भी है यानी और पोस्ट टेस्ट भी है, मतलब बिफोर वाले रिजल्ट्स भी मेजर करेंगे। अगर ट्रेनिंग वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो किसी को ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग से पहले का रिजल्ट भी मेजर करेंगे, ट्रेनिंग के बाद का भी, विदाउट कंट्रोल। इसमें भी कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, क्योंकि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग ज़्यादातर कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ इतना होता है कि फटाफट से डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक कर लो किसी भी एक छोटे से ग्रुप को ट्रीटमेंट देके, अगर कोई डिफरेंस आता है, हमें लगता है कि हाँ भाई इफेक्ट पड़ा है ट्रेनिंग का, तब हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे पूरी। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, यहाँ पर स्टैटिक बोला गया है कंट्रोल ग्रुप को। भाई कंट्रोल ग्रुप को हम एज इट इज रखते हैं, उसको हम कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, तो कंट्रोल ग्रुप को ही हम स्टैटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये है आफ्टर ओनली विद कंट्रोल। ठीक है, आफ्टर ओनली केवल बाद का रिजल्ट मेजर करना है, ट्रेनिंग से पहले वाला मेजर नहीं करना है। और ये विद कंट्रोल है, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों बनाते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। जो आपने पहले एग्जाम्पल पढ़े ना अभी एग्जाम्पल डिटेल में, वो आपको समझ में आना चाहिए कि बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या है। जब हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट ट्रीटमेंट देने से पहले भी मेजर करेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद भी मेजर करेंगे। विद कंट्रोल है तो यानी कि हम कंट्रोल ग्रुप भी बना रहे हैं, विदाउट कंट्रोल है हम केवल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्वासी आधा अधूरा, क्यों? इसमें रैंडमाइजेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, ज़्यादातर पॉसिबल ही नहीं होता है। बाकी सब चीज़ें होंगी कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बना सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन रैंडमाइजेशन जैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉसिबल नहीं होता है। तो जहाँ पर हम किसी भी कारणवश रैंडमली अपने सैंपल को एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स में एलोकेट नहीं कर सकते, या हो सकता है कि हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल दोनों ग्रुप्स बना ही नहीं सकते हैं, तो रैंडमली एलोकेट करना तो बहुत दूर की बात रह गई। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है उसको हम बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, आधा अधूरा है। लास्ट में आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ट्रू वाला वही होगा जिसमें रैंडम असाइनमेंट होगा, रैंडमली आप अपने सैंपल में से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लोगों को डालोगे, रैंडमली ही आप कंट्रोल ग्रुप में भी डालोगे, और इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी आप समझ लो। मैंने आपको मेडिसिन वाला एग्जाम्पल दिया तो बोला कि अगर 3 ग्रुप बनाए तो तीनों में मेडिसिन के अलावा कोई भी चीज़ अलग नहीं होनी चाहिए, उनको सेम स्लीपिंग आवर्स मिलने चाहिए, सेम डाइट मिलनी चाहिए, सेम सब कुछ होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि मेडिसिन का इम्पैक्ट क्या था। सो इक्विवेलेंट ग्रुप बनाने होते हैं, इक्विवेलेंट ग्रुप जो हर महीने में सेम हो। अगर आप उनको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो खाली वो ट्रीटमेंट अलग हो। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो मेडिसिन अलग हो तीनों ग्रुप्स के पास, बाकी कंडीशन सेम हो। अगर आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं
ठीक है। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रेनिंग अलग अलग हो सकती है, कोच अलग अलग हो सकता है, बाकी उनको जो डाइट मिल रही है, उनको जो प्रैक्टिसिंग आवर्स मिल रहे हैं, जो उनको ग्राउंड मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब चीज़ें सेम होनी चाहिए हैं। अलग केवल ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट हमें ट्रेनिंग दे के देखनी थी, तो आप अलग अलग कोचेस से ट्रेनिंग दिलवा के देख सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अडॉप्ट करके देख सकते हैं, बट बाकी चीज़ें सेम होनी चाहिए हैं। अगर बाकी चीज़ों में भी फ़र्क आ जाता है फिर वो नॉन इक्विवेलेंट डिज़ाइन हो जाता है। नॉन इक्विवेलेंट ज़्यादातर क्वासी वाले में होता है, क्वासी वाले में ग्रुप्स में फिर और भी फ़र्क होते हैं, बट ट्रू हम उसी को बोलेंगे जिसमें और कोई फ़र्क नहीं हो, केवल जो मेन ट्रीटमेंट है वो वेरी कर करके, वो अलग अलग करके हमको देखना है। इसके जो है सब कैटेगरीज, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट मतलब आफ्टर ओनली, सिर्फ बाद वाले रिजल्ट मेजर करने हैं, ट्रीटमेंट देने से पहले का रिजल्ट मेजर नहीं करना है। विद कंट्रोल, कंट्रोल ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा इसमें। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मतलब बिफोर एंड आफ्टर, ट्रेनिंग देने से पहले भी, ट्रेनिंग देने के बाद भी रिजल्ट चेक करना है। विद कंट्रोल, कंट्रोल ग्रुप भी बनेगा। और सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, नाउ दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले नाम में ही देख लो क्या आ रहा है, 4, 4 ग्रुप बनाने हैं। अब उन 4 ग्रुप्स को हमें डिवाइड करना होता है। कैसे? देखो, जो पहले 2 ग्रुप है, ठीक है, उन पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट मेथड अप्लाई करके हम उनको चेक करेंगे, और जो बाकी के लास्ट वाले अदर 2 होंगे, ठीक है, उनके ऊपर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों मेथड लगाएंगे। अच्छा, कंट्रोल हमेशा रहेगा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वही होगा जिसमें कंट्रोल ग्रुप बनेगा ही बनेगा, तो इसमें कंट्रोल ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा। बाकी बस सोलोमन 4 वाले में क्या करना है, पहले 2 ग्रुप्स में केवल पोस्ट टेस्ट, बाद वाले रिजल्ट मेजर करने हैं, और बाकी के लास्ट जो 2 ग्रुप होंगे उसमें हमें बिफोर एंड आफ्टर, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों ही रिजल्ट्स को मेजर करना है। ये मुझे भी पता है कि हो सकता है आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है नेट एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आया तो यही आ सकता है कि भाई रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में क्या करते हैं, होमोजेनस ग्रुप्स बना देते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, तो क्वेश्चन आएगा तो वो ओवर्ट लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। सो नो नीड टू वरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंटल मेथड डिज़ाइंस को हम और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले सिंगल इंडिविजुअल और 1 ग्रुप डिज़ाइन, एक ही ग्रुप बनाना है हमको इसमें, ठीक है, और फिर उनको अलग अलग कंडीशंस में डाल के देखना है। एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से आई एम द प्रिंसिपल, आई हैव 2 टीचर्स। अब मुझे चेक करना है कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता है। 10 बच्चे हैं मेरे पास, तो मैंने 10 बच्चों को पहले टीचर ए से पढ़वा दिया, फिर उन्हीं 10 बच्चों को टीचर बी से पढ़वा दिया। एक ही ग्रुप रखा, 1 ग्रुप, ठीक है, एक ही ग्रुप है 10 बच्चों का, पहले उनको एक टीचर से पढ़वाया, फिर उनको दूसरे टीचर से पढ़वाया, तो ये मैंने उनको अलग अलग कंडीशंस में डाल के देखा। पैरेलल और इक्विवेलेंट वाले में हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया, इस 10 बच्चों के ग्रुप को 2 में डिवाइड कर दिया। 5 बच्चे ग्रुप ए में डाले, 5 बच्चे ग्रुप बी में डाले, ठीक है, और फिर टीचर ए को ग्रुप ए को पढ़ाने को भेज दिया, टीचर बी को ग्रुप बी को पढ़ाने भेज दिया। इसे बोलते हैं पैरेलल, साथ के साथ। भाई 2 टीचर थे, 2 ग्रुप बना दिए, टीचर ए को एक ग्रुप के पास भेज दिया, टीचर बी को दूसरे ग्रुप के पास भेज दिया। इसे बोलते हैं पैरेलल या इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। एंड द थर्ड वन वी हैव रोटेशनल ग्रुप डिज़ाइन। इसमें क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाए, टीचर ए को ग्रुप ए के पास भेजा, टीचर बी को ग्रुप बी के पास भेजा पहले तो, और उसके बाद एक्सचेंज कर दो कि टीचर बी को क्लास ए के पास भेज दो और टीचर ए को क्लास बी के पास भेज दो। इस तरीके से रोटेशन करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हर बच्चा हर कंडीशन में जो है चीज़ों को पढ़ सकेगा, हर बच्चा हर टीचर से पढ़ सकेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब है हमारे हर सैम्पल को, ठीक है, हर तरीके का ट्रीटमेंट मिलना पॉसिबल हो जाएगा, इसीलिए रोटेशनल ग्रुप डिज़ाइन बनाया जाता है। पैरेलल वाले में 5 अलग बच्चे और अलग अलग ग्रुप के बच्चे अलग अलग टीचर से पढ़ रहे थे। सो रोटेशनल में हम क्या करेंगे, बाद में एक्सचेंज कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हर स्टूडेंट के ऊपर हर ट्रीटमेंट अप्लाई करके देख लिया जाएगा, हर स्टूडेंट हर तरीके के टीचर से पढ़ लेगा, और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड मल्टी वेरिएबल एनालिसिस। सिंपल वाले में हम एक वेरिएबल के ऊपर ही फोकस करते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा अंडर फोकस सिर्फ एक वेरिएबल है। मल्टी वेरिएबल में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को जब स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तब वो कहलाएगा मल्टी वेरिएबल एनालिसिस।
सो इसी के साथ हमारे जो भी इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल मेथड डिज़ाइंस थे वो ओवर हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल मेथड डिज़ाइंस पढ़ेंगे, वो थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, बट अगेन नेट के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी डेफिनेशन या मेन फीचर्स रेलेवेंट है, बहुत डीप में नहीं आता एग्ज़ाम में, बल्कि बहुत कम आता है। जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस लेवल का बहुत कम आपको देखने को मिलेगा नेट एग्ज़ाम में। थैंक यू।